हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंजीनियरिंग टिप्स के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए सोम का आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला लेक्चर। तो फ्रेंड्स, सोम मतलब स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। इसके अंतर्गत आज से अपनी पहली क्लास आपको लिए हैंड रिटन नोट्स द्वारा प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज हम पहला चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है जी, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और इसका क्या सिलेबस है पहला चैप्टर में, आइए हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक है, ये पहले चैप्टर के टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो पहला रहने वाला आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, जिसे आज के लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। और दूसरा रहने वाला इलास्टिक मटेरियल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्लास्टिक मटेरियल्स, डक्टाइल मटेरियल्स, ब्रिटल मटेरियल्स और टेंसाइल टेस्ट। फ्रेंड्स, आप दिक्कत ना लें, हम इन्हें आपके सब टेस्ट कराएंगे। प्रैक्टिकल भी हम आपके लिए इनके लिए प्रोवाइड करा देंगे। कंप्रेसिव टेस्ट, और नेक्स्ट है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर, फटीग टेस्ट और टॉरिजन टेस्ट। इस प्रकार से आपका ये सिलेबस रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, इसके हम हैंड रिटन नोट्स द्वारा आपको एक एक शब्द इसके बारे में बताएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स क्या होता क्या है, अर्थात पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा चैप्टर 1 हैंड रिटन नोट्स है फ्रेंड्स ये। ठीक है, पदार्थों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, पहला चैप्टर है हमारा। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। तो फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स के प्रकार आप यहां देख सकते हैं, हम जूम करके आपको दिखा देते हैं। पहला है आपका जनरल क्लासिफिकेशन, जिसे हम सामान्य वर्गीकरण कहते हैं। दूसरा इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, और तीसरा आपका क्लासिफिकेशन और बेस्ड ऑन यूटिलिटी, मतलब उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण, जिस प्रकार से मानव जीवन में इसका क्या उपयोग है मटेरियल्स का, उस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और चौथा आपका पॉइंट दिया गया है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन मटेरियल्स, अर्थात निर्माण विधि के आधार पर। जैसे कि मैं कोई बिल्डिंग बनानी है, कुछ बनाना है मटेरियल्स के द्वारा, तो मैं इसका क्या उपयोग है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं जनरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, मटेरियल्स का क्या जनरल क्लासिफिकेशन। फ्रेंड्स, आप कहे तो हम इसका मतलब पीडीएफ आपके लिए प्रोवाइड भी करा देंगे। ठीक है, दिक्कत ना लें, हम समझते हैं मटेरियल्स। ठीक है, मटेरियल्स फ्रेंड्स दो प्रकार का होता है आपका, धात्विक और एक अधात्विक। ठीक है, धात्विक मतलब मेटेलिक मटेरियल्स और नॉन मेटेलिक मटेरियल्स, नॉन मेटेलिक। ठीक है जी, नॉन मेटेलिक मटेरियल्स। ठीक है, और फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, धात्विक पदार्थ भी आपको दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक लौह धातु है, एक अलौह धातु है। फेरस मेटल्स और नॉन फेरस मेटल्स, आपका मतलब मेटेलिक मटेरियल्स भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेटेलिक मटेरियल्स होता क्या है, अर्थात धात्विक पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं परिभाषा को, वे पदार्थ जिनमें मुख्य रूप से धातु का अंश होता है। फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं धात्विक पदार्थ क्या होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से कोई ना कोई धातु अवश्य होनी चाहिए। ठीक है जी, और आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, लोहा हुआ, तांबा, पीतल, जस्ता, स्टील, ये सब धात्विक पदार्थ के एग्जाम्पल है। ठीक है जी, अब नीचे देखते हैं अधात्विक मटेरियल्स, नॉन मेटेलिक मटेरियल्स। ठीक है, अधात्विक तो वे पदार्थ जिनमें धातु का अंश नगण्य होता है। समझ रहे फ्रेंड्स, धातु का अंश नगण्य होता है, अर्थात ये नेग्लिजिबल होते हैं, इनके अंदर धातु नहीं पाई जाती। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, रबर, प्लास्टिक, कांच, लकड़ी, चमड़ा, ये सब हमारे नॉन मेटेलिक मटेरियल्स है। ठीक है, इनमें धातु का अंश बहुत नगण्य होता है, अर्थात इनमें नहीं पाया जाता। नेक्स्ट देखते हैं लौह धातुएं, मतलब फेरस मेटल्स। तो फेरस मेटल्स क्या होता है, देखिए जी, फेरस मेटल्स लौह धातुएं वे धातुएं होती हैं जिनमें लोहा प्राथमिक तत्व के रूप में होता है। वे अपने यांत्रिक गुणों के लिए
जाने जाते हैं। समझ पा रहे फ्रेंड्स आप ये क्या कहना चाहते हैं? देखो, लौह धातुएं मतलब फेरस मेटल्स, फेरस मेटल्स। तो फ्रेंड्स आप इन्हें बाइलिंगुअल याद कीजिए, क्योंकि आप समझते हैं, जानते हैं, मतलब यूपीबीटी में इंग्लिश को ज्यादा महत्व दी जाती है। मतलब आप अभी पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, आप बीटेक करेंगे तो हमें इंग्लिश टू इंग्लिश चलेगा। पॉलिटेक्निक में फ्रेंड्स आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख सकते हैं, जिससे आपके नंबर अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स फेरस मेटल्स देखते हैं हम। तो लौह धातुएं, ठीक है, लौह धातुएं वे धातुएं होती हैं जिनमें लोहा प्राथमिक तत्व के रूप में होता है, मतलब प्राथमिक तत्व के रूप में होता है लोहा। ठीक है, वे अपने यांत्रिक गुणों के लिए जाने जाती हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, उच्च तन्य शक्ति मतलब हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, मतलब उच्च तन्य मतलब तनाव होता है। ठीक है, जिनमें, और नीचे दे रखा नोट में, वे चुंबकीय होते हैं तथा इन्हें आसानी से किसी भी आकार में बनाया जा सकता है। मतलब फ्रेंड्स लोहा है, आप लोहा को पीट के उसे किसी भी आकार का मतलब बना सकते हैं, किसी भी साइज में उसे हम दे सकते हैं। जैसे कि हम कुछ हमें गिलास बनाना हो, कटोरी बनानी हो, हम इसे किसी भी शेप में दे सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर एग्जाम्पल भी दे दिया है, स्टेनलेस स्टील और माइल्ड स्टील। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं नॉन फेरस मेटल्स क्या होते हैं, मतलब अलौह धातुएं, नॉन फेरस मेटल्स। तो फ्रेंड्स ये ज्यादातर क्लासिफिकेशन हर बार पूछा जाता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने हैंड रिटन नोट्स में इसे अच्छे तरीके से लिखा है। ठीक है, तो आप इसे अपना नोट्स में लिख लें। अलौह धातुएं देखते हैं, अलौह धातुएं, अलौह धातुएं वे धातुएं होती हैं या मिश्र धातुएं होती हैं, इन्हें फ्रेंड्स हम मिश्र धातुएं, ये पेपर में आ जाए अलौह धातुएं या मिश्र धातुएं, तो आपको यही लिखना है। ठीक है, मिश्र धातुएं होती हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में लोहा नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, अभी क्या कहना चाहते हैं, अलौह धातुएं मतलब नॉन फेरस मेटल्स क्या होते हैं जिनमें लोहा पर्याप्त मात्रा में होता है, मतलब कुछ ना कुछ अंश होता है लोहे का, मतलब ज्यादा नहीं होता। मतलब जैसे कि हमने लौह धातु पढ़ा था, उसमें लोहा भरपूर मात्रा में था, अर्थात वो जो हमारा पदार्थ था वो मतलब ओनली आयरन से बना था, और ये है हमारा, ये आयरन से नहीं बना, इसमें मतलब थोड़ा बहुत कण आयरन के हैं केवल। ठीक है, जैसे कि तांबा, पीतल हो गया, आपका जस्ता हो गया, सोना, चांदी, ये सब आपके नॉन फेरस मेटल्स के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स अब हम अपने दूसरे क्लासिफिकेशन की ओर चलते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है हमारा इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, मतलब औद्योगिक वर्गीकरण। औद्योगिक मतलब जितनी भी कारखाने होगी, फैक्ट्री होगी, ये सब हमारे उद्योग के अंतर्गत आती हैं। इसके अंतर्गत पदार्थ का क्या महत्व है, क्या रोल रहने वाला है पदार्थ का, आइए देखते हैं। पदार्थों को औद्योगिक आधार पर निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, एक फ्रेंड्स तो हमारी हल्की धातुएं, लाइट मेटल्स होते हैं, जिसे हम लाइट मेटल्स बोलते हैं। एक होते हैं बेयरिंग मिश्र धातुएं, मतलब बेयरिंग एलॉयज। मिश्र धातुएं फ्रेंड्स हम मिश्र धातुओं एलॉयज बोलते हैं जिसे इंग्लिश में। तो हल्की धातुएं क्या होती हैं फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। हल्की धातुएं अपेक्षाकृत कम घनत्व वाली होती हैं, अर्थात फ्रेंड्स ये क्या कहने वाला है, हल्की धातुएं, हल्की धातुएं वे होती हैं जिनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। डेंसिटी मतलब घनत्व है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप यहां देख सकते हैं, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, बेरिलियम तथा इनकी मिश्र धातुएं, मतलब एल्यूमिनियम भी है, मैग्नीशियम भी है, और जो भी बेरिलियम वगैरह इनकी भी मिश्र धातु है, वो भी हमारी लाइट मेटल्स के अंतर्गत आती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, बेयरिंग मिश्र धातुएं मतलब बेयरिंग एलॉयज। बेयरिंग एलॉयज क्या होता है, देखो, बेयरिंग एलॉयज हमारी वो होती हैं जिनके अंतर्गत एक तांबा शीशा का एलॉय आता है, मतलब तांबा शीशा को मिला दो, ये हमारे बेयरिंग के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जैसे ये श्वेत धातु एलॉय। ठीक है, यहाँ पर आपके एग्जांपल दिख रहे हैं, ब्रांज एलॉय तथा इनकी मिश्र धातुएं जैसे सीसा, जस्ता, टिन, ये हमारे बेयरिंग मेटल्स के अंतर्गत, बेयरिंग एलॉयज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा मिश्र कारक धातुएं मतलब एलॉइंग मेटल्स क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या एलॉइंग मेटल्स, तो एलॉइंग मेटल्स हमारे क्या होते हैं, मिश्र धातु, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोजन से बनने वाला पदार्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ पा रहे हो, मतलब केवल हमारा लोहा था वो सिंगल धातु था, अब इसमें हमारे दो धातु लगने वाली हैं जो उनके मिश्रण से पदार्थ बनेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ डेफिनेशन में आप देख पा रहे होंगे, मिश्र धातुएं दो या दो से अधिक, मतलब ये भी हमारी कोई धातु होगी और ये भी कोई हमारी धातु होगी, इन दोनों को मिलाकर जो बनना है वही हमारा एलॉइंग मेटल्स है। ठीक है जी, एलॉइंग मेटल्स, जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम, मैग्नीज, ये हमारे सब एलॉइंग मेटल्स होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, तांबा तथा उसकी मिश्र धातुएं, कॉपर एंड इट्स एलॉइंग मेटल्स। ठीक है, क्या होता है ये, तांबा के
तांबे के मिश्र धातु वे मिश्र धातु हैं जिनमें तांबा मुख्य घटक के रूप में होता है, मतलब तांबा तथा उसकी मिश्र धातु कॉपर एंड इट्स एलोइंग मेटल्स। ठीक है, तो इनमें तांबा हो जा, जो तांबा क्या बोलते हैं जिसे हम कॉपर, कॉपर है इनमें, मतलब मुख्य मेन, मतलब इनमें केवल कॉपर होता है। जो ऐसी धातु है जैसे कि तांबा, पीतल, कांसा, इनमें ज्यादातर क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, हमारा कॉपर, कॉपर की जो है ना मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, तो वो हमारे किस कैटेगरी में आ गए, तांबा तथा उसकी मिश्र धातु के अंतर्गत। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं लोहा तथा इस्पात, आयरन एंड स्टील। तो फ्रेंड्स आयरन एंड स्टील देखते हैं। लोहा एक तत्व है और स्टील लोहे और कार्बन का एक मिश्र धातु है। आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर देखो ये कह रहे हैं लोहा एक तत्व है। ठीक है, सब जानते हैं लोहा एक तत्व है और स्टील लोहे और कार्बन का एक अपर रूप है। आपने ये 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, अपर रूप, कार्बन का अपर रूप। ठीक है, कार्बन एक मिश्र धातु है जिसमें, ठीक है, जैसे इसका हम यूज देख लेते हैं। स्टील, स्टील का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, स्टील का प्रयोग इमारतों में, पुलों में, औजारों में, ट्रेन आदि में किया जाता है। जैसे कि आपने फ्रेंड्स देखा होगा, स्टील का प्रयोग हम जो अपने भवन होते हैं, भवन के आगे रेलिंग लगाते हैं, सब स्टील के होते हैं। ठीक है, इमारतों में तो वहां उपयोग होगा, पुलों में, पुलों के अंदर हम स्टील की रेलिंग लगा देते हैं, वो पुलों के अंतर्गत आ गया। औजार, मतलब स्टील के बहुत सारे औजार बनते हैं, ट्रेन में आदि में सभी स्टील से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा होगा आयरन एंड स्टील। और नेक्स्ट है हमारा रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स, मतलब ताप सह पदार्थ, मतलब ऐसे पदार्थ जो ताप को सह सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं डेफिनेशन। तो ये पदार्थ भट्टी, चूल्हे आदि की भीतरी सतहों पर अस्तर लगाने के काम आते हैं। फ्रेंड्स ज्यादातर आपने देखा होगा फैक्ट्रियों में भट्टियों के अंदर पकाया जाता है, तो पकने के बाद वो दीवार उनकी लेयर होती है खराब ना हो, तो उस पर वो ऐसा मटेरियल लगा देते हैं जिससे मतलब वो उनके अंदर रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स होता है जो जिनके मतलब ताप सह पदार्थ सहने की क्षमता होती है, मतलब अग्नि को सह सकते हैं वो। ठीक है, तो क्या क्या रहने वाला है हमारा ये, तो हमारे फ्रेंड्स रहने वाला है सिलिका, एल्यूमिना, डोलोमाइट, अग्नि सह मृतिका, फायर के लिए बोलते हैं जिसे। तो ये होता है जो फैक्ट्रियों में मतलब भट्टियां होती हैं उनके अंदर लगा दिए जाते हैं, जिसके कारण जिसमें मतलब अग्नि उत्पन्न होती है, तो ये उस मतलब अग्नि को सह लेते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी, मतलब उपयोगिता के आधार पर हमारे उपयोग में किस प्रकार से ये क्लासिफिक मतलब मटेरियल्स किस प्रकार से उपयोग किए जाते हैं, उस प्रकार हम देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, यह है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी। ठीक है, तो यह है निम्न और उच्च ताप धातुएं। ठीक है, तो उच्च ताप धातुएं सह धातुएं जिसे बोलते हैं बिना आकार खोए उच्च तापमान सह सकती हैं। फ्रेंड्स क्या, ये ऐसी धातुएं होती हैं जो मतलब आपने आकार को बिना खोए अधिक से अधिक मतलब अग्नि को सह सकती हैं, मतलब तापमान सह सकती हैं। इसमें लिखा भी है उच्च ताप सह धातुएं बिना आकार खोए उच्च तापमान सह सकती हैं, तथा निम्न धातुएं कम तापमान पर पहले से अधिक ठोस हो जाती हैं। समझने की कोशिश करें फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो जो उच्च ताप सह धातु है ना वो बिना आकार खोए मतलब बहुत तापमान सह सकती हैं, तथा निम्न धातुएं होती हैं जो कम उसकी क्वालिटी की होती हैं, वो कम तापमान पर पहले से अधिक ठोस हो जाती हैं, मतलब जो ठोस थी उससे भी अधिक ठोस हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल क्रोमाइट, क्रोमाइट एक उच्च ताप सह पदार्थ है, मतलब हाई टेम्परेचर मेटल्स है ये। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं हम जंग प्रतिरोधी धातुएं, कोलिजन रेसिस्टेंट मेटल्स। ठीक है, तो ये वे धातुएं होती हैं जो जंग और ऑक्सीजन के प्रति विरोध करती हैं। ठीक है, मतलब सोना, चांदी, प्लेटिनम ये है हमारी, इनके ऊपर एक जंग प्रतिरोधी धातुएं चढ़ाई जाती हैं, कोलिजन रेसिस्टेंट मेटल चढ़ा दिए जाते हैं जो जंग के मतलब जंग और ऑक्सीजन के प्रति विरोध करती हैं, इन पर जंग नहीं लगती। ठीक है, आपने देखा होगा सोना पर, चांदी पर, प्लेटिनम पर जंग बहुत कम लगती है क्योंकि ये मतलब बहुत जंग विरोधी पदार्थ होते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उच्च सामर्थ्य वाली धातुएं, हाई स्ट्रेंथ मेटल्स। ठीक है, आइए देखते हैं डेफिनेशन। ये वे धातुएं होती हैं जो बिना असफल हुए अधिकतम बल को सहन कर सकती हैं, जैसे स्टील। ठीक है जी, स्टील होता है जिससे मतलब हम कितना भी बल लगा दें असफल मतलब क्या है, बिना असफल हुए अधिकतम बल को सह सकती हैं, मतलब इसमें हम कितना भी बल लगा दें, ज्यादातर अधिकतम बल लगा दें, ये असफल नहीं होंगी और अपने उसको जो इनकी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ अच्छी होती है। ठीक है, स्टील की आप देख सकते हैं डेफिनेशन लिख रही है यहाँ पर। और नेक्स्ट आपको घिसाव रोधी धातुएं, वियर रेसिस्टेंट मेटल्स। ठीक है, ये क्या रहने वाला है,
ये वे धातुएं होती हैं जिनमें वह क्षमता है जो बार बार रगड़ने, फिसलने या खुरचने जैसी यांत्रिक क्रियाओं का विरोध करती हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखो कई मेटल्स ऐसे होते हैं जिन्हें खर्च दो तो खराब हो जाते हैं, कई मेटल्स ऐसे खुरचने पर भी खराब नहीं होते। तो जैसे टिन हो गया, टिन कांस्य बोलेंगे पूरे से, टिन कांस्य, सीसा कांस्य, पीतल और एल्यूमिनियम कांस्य, ये ऐसे पदार्थ है जिसे खुरचने पर, फ्रैक्शन कराने पर, मतलब घर्षण, मतलब घिसने पर, रगड़ने पर इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए इन्हें घिसारोधी धातुएं कहते हैं। नेक्स्ट है कमानी धातुएं, स्प्रिंग मेटल्स। ठीक है जी, स्प्रिंग मेटल्स क्या होता है? ये वे धातुएं होती हैं जो तन्यता, तन्यता मतलब समझ सकते, तन्यता क्या होता है? तन्यता मतलब टेंसाइल, तनाव। ठीक है, तन्यता, संपीड़न, झुकने या मरोड़ वाले बलों के अधिक होने पर ऊर्जा संग्रहित करते हैं। ठीक है जी, जैसे कि स्टेनलेस स्टील, पीतल, म्यूजिक वायर आदि। इस प्रकार से हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन होता है कंप्लीट। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम नेक्स्ट लास्ट क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन मेथड। हम फैब्रिकेशन मेथड के आधार पर देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि ढलाई योग्य धातुएं, पहला आपका रहने वाला है कास्टिंग मेटल्स। ठीक है, धातुकर्म और आभूषण के निर्माण में ढलाई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक तरल धातु को सांची में डाला जाता है, जैसे सोना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। ठीक है फ्रेंड्स, ढलाई योग्य धातु है, मतलब सोने की एक टिक्की आई, उसे हमने मतलब हाई टेम्परेचर गर्म किया और वो तरल बन गया, और जिसे हमें जिस भी अंगूठी में जिसमें आकार चाहिए उसी मतलब खांचे में डाल देते हैं और वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा मशीनन योग्य धातुएं, मशीनेबल मेटल्स। तो ऐसी धातुएं जिनका प्रयोग मशीन के पार्ट बनाने में किया जाता है। फ्रेंड्स समझ पा रहे होंगे, मशीन के पार्ट, जैसे गाड़ी के पार्ट्स हो गए, हमारी कोई मशीन होगी, मोटर होगी, उसके पार्ट्स बनाने के लिए जिस धातु का प्रयोग किया जाता है इन्हें हम मशीनन योग्य धातु बोलते हैं। जैसे कि स्टील, ज़्यादातर स्टील का ही प्रयोग किया जाता है, आपने देखा होगा गाड़ियों के अंदर भी स्टील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्जन योग्य धातु, मतलब फॉरेजेबल मेटल्स। ठीक है, तो फॉरेजेबल मेटल्स क्या होता है फ्रेंड्स? फोर्जिंग धातु को आकार देने के लिए हथौड़े से पीटने, दबाने या रोल करने की निर्माण प्रक्रिया होती है। कोई हमारे पास धातु से हथौड़े से हम पीट रहे हैं, दबा रहे हैं, रोल करने की निर्माण प्रक्रिया फॉरेजन योग्य धातु के अंतर्गत आती है। जैसे कार्बन स्टील हो गया आपका, स्टेनलेस स्टील, निकेल, तांबा, पीतल आदि। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा चूड़ धातुकर्म धातुएं, मतलब पाउडर मेटलर्जी मेटल्स। तो ये क्या है? चूड़ धातुकर्म के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की धातुओं में से लोहा सबसे मुख्य है। ठीक है जी, जैसे कि एग्जांपल आपको दे भी दिया है, लोहा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पर शीत तथा ऊष्मा प्रक्रिया योग्य धातुएं, कोल्ड वर्किंग एंड हॉट वर्किंग मेटल्स। ठीक है, तो क्या है फ्रेंड्स? ये ऐसी धातुएं जो शीत और ऊष्मा के प्रभाव को प्रभावित करती हैं, जैसे कि लोहा। लोहा एक ऐसी धातु है जो शीत में, मतलब जाड़ों में, गर्मियों के प्रभाव से अधिक प्रभावित होती है। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स अब ये अगला टॉपिक आपका इलास्टिसिटी। ठीक है, इसे हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।